डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंची विकासनगर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस सरकार पर विकास न करने के लगाए आरोप। डोईवाला में हुई कांग्रेस की विजय संकनाद रैली। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ तमाम कांग्रेस नेताओं ने की शिरकत। देहरादून में आज हुंकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल, शुरू करेंगे नव परिवर्तन अभियान। विकासनगर की रुई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण। मसूरी में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। एसडीएम मसूरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत नए फाटो इको टूरिज्म जोन का हुआ शुभारंभ। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के तहत उत्तरकाशी पुलिस के द्वारा लगातार जारी है कार्रवाई। अलग अलग जगहों से 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे मार्ग पर कमोला गांव के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 भाजपा नेताओं की दर्दनाक मौत। सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसको लेकर सत्ताधारी भाजपा जहां विकास के नाम पर विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन का राग अलापते हुए परिवर्तन यात्रा जारी रखे हुए है। इसी क्रम में कल 2 जनवरी को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा विकासनगर विधानसभा पहुंची, जहाँ युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में यह रैली विकासनगर मुख्य बाजार में एक जनसभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार सहित तमाम क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकासनगर विधानसभा को सौगात देते हुए करोड़ों की लागत से विकासनगर, बाड़वाला, दुमेत आदि ग्रामीण क्षेत्रों की सीवरेज, पेयजल, सड़क और इंटरलॉकिंग टाइल संपर्क मार्ग आदि योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और भविष्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ से प्रस्तावित की गई हैं। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के हर कोने कोने में जो विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का और उनको शुरू करने का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लगभग 250-300 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, केवल शिलान्यास नहीं, लोकार्पण व शिलान्यास, अधिकांश का तो लोकार्पण हुआ और शेष का शिलान्यास। और कुछ बहुत जैसे यहाँ पे पार्किंग, बस अड्डे वगैरह का, उसको भी एक हाईटेक तरीके से भविष्य में विकास होगा, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की। और एक जो यहाँ की विकासनगर शहर की सीवर नेटवर्क का वो है, उसके एक चरण का, एक फेज का उन्होंने आज शिलान्यास किया है, वो तो शुरू होने जा रहा है। और बाकी उन्होंने कहा है कि फेज मैनर में, चरणबद्ध तरीके से यहाँ के पूरे सीवर नेटवर्क का वो उसको किया जाएगा, जिसमें STP वगैरह तमाम सारी व्यवस्थाएं होगी। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए, किसान की माली हालत सुधारने के लिए, किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। आपने कहा कि पप्पू जो है, इनके जो परिवार ही आगे बढ़ता है, कभी माँ, कभी बेटा, कभी बहन। क्योंकि स्वाभाविक रूप से पूरा देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस परिवार आधारित राजनीतिक दल है, इसलिए कांग्रेस में आज सफोकेशन बहुत है। कांग्रेस के जो तथाकथित नेता है वो कांग्रेस का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे, इसलिए कांग्रेस देश भर से अप्रासंगिक हो रही है, उत्तराखंड से भी अप्रासंगिक हो रही है। ये चुनाव होगा तो सामने आ जाए। बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने 25 छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट वितरित किए। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में हो रही परेशानियों को देखते हुए निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का देहरादून में शुभारंभ किया गया है, जिसके चलते बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत उन्होंने 25 छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट वितरित किए। मुख्यमंत्री घोफरा योजना के तहत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो मेधावी बच्चे हैं, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को आज निःशुल्क टैबलेट वितरण मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत आज किया गया।
मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो उत्तराखंड प्रदेश के अभिभावकों की बच्चों की मांग रही है, कोविड काल में जो ऑनलाइन एजुकेशन चालू हुआ, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की एक दिक्कत रही कि ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कतें आती थी। उसी के तहत हमारी सरकार ने उन बच्चों को सुविधा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टैबलेट का बच्चे उपयोग करेंगे और जीवन में जो उनके सामने जो कठिनाइयाँ आती थी उसका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरी इन सबको बहुत बहुत शुभकामना। और इन बच्चों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने घोषणा किया आज वो धरातल पे उतरती हुई दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज 3 जनवरी को देहरादून आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का 6वां उत्तराखंड दौरा है। अरविंद केजरीवाल के देहरादून दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल उसी मैदान में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे जिसमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जनसभा कर चुके हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल की जनसभा में लोगों को इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इस कड़ी में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती यह होगी कि उन्हें न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस से भी जनसभा में भीड़ को लेकर तुलनात्मक रूप से आकलन का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसी मैदान में जनसभा करने का दम दिखाया है जिसमें इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जनसभा कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से पहले चरण से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में जाएगी। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते ही सब राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी कवायदें तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी 40 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची तैयार कर दी है। वहीं जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जिसके चलते स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मजबूत दावेदारों की एक सूची तैयार की गई जिस पर सभी नेताओं ने अपनी सहमति दी है। इसी के चलते आज दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठक प्रस्तावित है जिसमें नामों को फाइनलाइज किया जाएगा और इसी महीने की 15 तारीख तक कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने यहाँ पर व्यापक स्तर पर 70 सीटों पर जितने दावेदार हैं सबसे पर्सनली मिलकर एक लिस्ट तैयार करी मजबूत दावेदारों की और उसके बाद उस पर गहन मंथन हुआ दिल्ली के अंदर और हमारे सारे नेताओं ने 40 से ज़्यादा सीटों पर आम सहमति बना ली है। ऐसे में कल दिल्ली में एक और बैठक प्रस्तावित है, CEC की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और वो बैठकर लगभग नामों को फाइनलाइज कर लेंगे और इसी महीने की 15 तारीख तक संभावित हमारी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। डोईवाला के कुड़कावाला के खेल मैदान पर कांग्रेस की विजय संक्रांत रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में जहां कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी इस रैली को भव्य और सफल बनाया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विजय संक्रांत रैली के मुख्य वक्ता थे तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ तमाम कांग्रेस नेताओं ने संक्रांत रैली को संबोधित कर भाजपा की डबल इंजन सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने के साथ ही बेरोजगारी को बढ़ावा देना, महंगाई पर रोक लगाने में असफल और जनता की समस्याओं का समाधान न करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम जनता से वोट करने की अपील की है। देखिए जिस तरीके से आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर कार्यकर्ता मिलन समारोह किया गया और बड़े व्यापक स्तर पर कांग्रेस के साथ यहाँ सम्मिलित हुए, ये संकेत है इस बात का कि डोईवाला के लोग, उत्तराखंड के लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों से आजीज आ चुके हैं। उन्होंने परिवर्तन का मन बना लिया है और 2022 में भाजपा की विदाई और कांग्रेस की वापसी तय है। आपने कहा देखिए मैंने इस बात को कहा था कि 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, हमने विकास को एक नया आयाम देने का काम किया और 2017 में हम सत्ता से बाहर हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आने के बाद मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुने गए थे उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और 4 साल तक वो कार्य करते रहे, लेकिन चले कितने कोई 2.5 कोस। तो हालत बद से बदतर है और डोईवाला की जनता का तो मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ
कि आपने बहुत पहले ये संकेत दे दिया था कि डोईवाला में परिवर्तन हो रहा है जब नगर पालिका का चुनाव। इस क्षेत्र से 4 साल मुख्यमंत्री रहे और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं आज उनके खिलाफ जो नाराजगी लोगों की बढ़ चढ़कर निकली है, आप उसका नतीजा देख सकते हैं। आज कांग्रेस की जो रैली हुई है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार डोईवाला विधानसभा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, पूरा प्रदेश को कांग्रेस जीतेगी। तो विजय संग्राम रैली से आज आगाज कर चुके हैं आप लोग? बिल्कुल आगाज कर चुके हैं। एकजुट हैं आप सब लोग? बिल्कुल एकजुट हैं। इतिहास बनाने वाले डोईवाला से तो बनेगा ही बनेगा, प्रदेश में बनेगा इतिहास इस बार कांग्रेस का। मसूरी शहर में गुलदार और भालू का धमक देखने को मिल रहा है। मसूरी में 1 दिसंबर की देर रात को कैमल बैग क्षेत्र की आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया और गुलदार द्वारा एक कुत्ते को भी अपना निवाला बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर मसूरी टिहरी बाईपास रोड IDH बिल्डिंग के समीप भालू एक घर में घुस गया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने गुलदार और भालू की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मसूरी वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। DFO मसूरी ख्याकंशा नसीम ने बताया कि गुलदार और भालू की सूचना मिलने पर उनके द्वारा वन विभाग की टीम दोनों क्षेत्रों में भेज दी गई थी। वहीं रात्रि को वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं उन्होंने सभी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह भी किया है। रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर कालाडूंगी थाने के समीप कमोला गांव में सड़क हादसे में 2 भाजपा नेताओं की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में गम का माहौल है। कोटबाग मंडल महामंत्री जगदीश गुरु और सुमित चौहान भाजपा की विजय संकल्प यात्रा से 1 दिसंबर की शाम को वापस अपने घर लौट रहे थे। वापसी के दौरान दोनों नेताओं की कार और मोटरसाइकिल चालक की रोडवेज से भीषण भिड़ंत होने से दर्दनाक हादसा हो गया। दोनों भाजपा नेता अपने घर के निकट ही पहुंचने वाले थे, पर तेज रफ्तार से आ रही उत्तराखंड परिवहन की बस ने कार सवार दोनों भाजपा नेता की कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे पर कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत ने शोक व्यक्त किया है। वहीं इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। कल दिनांक 1 जनवरी 2022 को समय करीब 16:40 बजे एक रोडवेज की बस हल्द्वानी से रामनगर की तरफ जा रही थी तथा रामनगर से 2 कार और 1 मोटरसाइकिल हल्द्वानी की तरफ को आ रहे थे। 16:40 बजे करीब कमोला के पास ये आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और जिनका पंचायतनामा भरने के पश्चात उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है और शेष 3 करीब अन्य घायल थे और जिनका उपचाराधीन है और उसमें से कुछ लोग। खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम दिनेशपुर में 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के फाइनल में हरियाणा के बालक और बालिका वर्ग ने खिताब जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। राष्ट्रीय अंडर 16 कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन खेल का शुभारंभ बालक और बालिका वर्ग की प्री क्वार्टर मैच के साथ हुआ। उसके बाद क्वार्टर फाइनल बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने महाराष्ट्र को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ की टीम ने तेलंगाना को, हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को, उत्तराखंड की टीम ने दिल्ली को हराया। इसी तरह बालिका वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम को, उत्तर प्रदेश की टीम ने बिहार को, दिल्ली की टीम ने उत्तराखंड को और तमिलनाडु की टीम ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने छत्तीसगढ़ को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा की टीम ने उत्तराखंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मैच में हरियाणा की टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और दूसरे सेमीफाइनल में तमिलनाडु की टीम ने हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच बालक वर्ग में हरियाणा और राजस्थान के मध्य रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने 32 अंक से चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। बालिका वर्ग के फाइनल में हरियाणा और तमिलनाडु के मध्य कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को 5 अंकों से पराजित किया और वर्ग 2021 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अच्छा लग रहा है, ये मेरे कोच का आशीर्वाद है सारा, जो कुछ हमें कैंप में भी अच्छा कॉम्बिनेशन बना और यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया हमारे कोच साहब ने। जो आपके साथ हारे हैं उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि और अच्छा खेलें वो भी। और यहाँ की व्यवस्था आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी, खाने की, रहने सहने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। अगली बार फिर आने का मौका मिला तो क्या यहाँ आना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल पसंद, आना पसंद करेंगे। लग रहा है और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे जो व्यवस्था लगी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, खाने पीना बहुत अच्छा था। तो अगली बार अगर आना पड़ेगा तो क्या करोगे? आएंगे, जीत के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना? हारने वाली टीम को संदेश जाएंगे, वे भी अच्छे खेलते हैं, उनको और प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, वे भी जीत सकते हैं। यस। उत्तराखंड की ओर से एक हमारे लिए, पूरे दिनेशपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके माध्यम से, आदरणीय अरविंद पांडे जी के माध्यम से इस दिनेशपुर को
एक इतिहास लिखने का मौका मिला और इस शहर के साक्षी आप लोग बने। बड़ा गर्व की बात है कि पूरे नेशनल गेम जो पूरे भारतवर्ष का खिलाड़ी अंडर 16 के यहाँ दिनेशपुर पहुँचे और उनका मेजबानी करने का सौभाग्य दिनेशपुर को मिला। और यहाँ पे जो खेल के दर्शक हर गांव से यहाँ पे आ रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। और मैं इस टूर्नामेंट का श्रेय हमारे देश के हमारे प्रदेश के एसोसिएट शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी को देना चाहूँगा कि उनके विधायकी काल में वो खेल मंत्री बने और शिक्षा मंत्री बने, जिससे यहाँ का इंटर कॉलेज और यहाँ का स्टेडियम ऊंचा बना और यहाँ के लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल देखने को मौका मिला। नशामुक्त उत्तरकाशी अभियान के क्रम में 1 जनवरी की रात मनेरी पुलिस द्वारा स्थान गणेशपुर सुजल होटल के पास एक अभियुक्त मखलोगा निवासी ग्राम गणेशपुर कोतवाली मनेरी उत्तरकाशी को 62 अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली मनेरी पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। वहीं पुरोला और धरासू पुलिस द्वारा 5-5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वन्यजीव प्रेमियों, पर्यावरण प्रेमियों और टूरिज्म व्यवसायियों के लिए अच्छी खबर है। कल 2 जनवरी से पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फाटो इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ की जैव विविधता और वन्य जीवों को निहारने के अलावा रात्रि में रहने के लिए ट्री हाउस का आनंद उठा सकते हैं। बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज के अंतर्गत पर्यटकों के लिए फाटो इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कर दिया गया है। स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के द्वारा फीता काटकर इस नए जोन का शुभारंभ किया गया। लग रहा है हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और पहली बार जो है मालधन पॉइंट खुला है टूरिस्ट के लिए और हम लोग पहले टूरिस्ट हैं यहाँ आकर के। हम लोग वाराणसी से आए हैं, हमारा नाम विनोद कुमार सिंह है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ आकर के और हमने ट्री हाउस के बारे में सुना है और उम्मीद करते हैं कि और भी टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और देखें। बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। फाटो इको टूरिज्म जोन 2 जनवरी 2022 को इसकी ओपनिंग की गई है और माननीय विधायक श्री रामनगर इसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। फाटो इको टूरिज्म जोन जैव विविधता की दृष्टि से अपने आप में अनूठा है। इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसका दीदार जो है यहाँ आने वाले पर्यटक कर सकेंगे। और यहाँ पर एक ट्री हाउस का नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो फाटो रेस्ट हाउस के पास ट्री हाउस बनाया गया है। इसकी भी शीघ्र ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी ताकि पर्यटक इसमें नाइट स्टे का लुत्फ उठा पाएंगे। मेरा नाम सुप्रिया सिंह है, मैं वाराणसी से आई हूँ और यहाँ मालधन के इस ट्री हाउस के बारे में मैंने पढ़ा और वो देखने के एक्साइटमेंट से हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हमारी पूरी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स भी आए हुए हैं और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और हम देखना चाहते हैं कि अंदर कौन कौन से वन्य जीव हैं और यहाँ की सफारी कैसी रहेगी और ट्री हाउसेस कैसे रहेंगे और हम होप कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने मसूरी होटल एसोसिएशन, शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक कर सभी से कोरोना के नियमों का पालन करने का आग्रह किया और सभी से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज 3 जनवरी से मसूरी में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य की शुरुआत की जा रही है और एक दिन में करीब 100 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कि जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराना, वैक्सीनेशन उनके लिए ड्राइव शुरू हो रहा है। वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हमने स्कूल का प्लान तैयार कर लिया, हर स्कूल का। शिक्षा विभाग की टीम स्कूल वाइज जाएगी। स्कूल को प्रायर इंटीमेशन किया जाएगा कि वो बच्चों को इन्फॉर्म करके स्कूल में बुला लें, क्योंकि इस वक्त स्कूल बंद भी हैं काफ़ी जगह, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सेकंड विजिट करेंगे और जिन जिन स्कूलों में बच्चे अवेलेबल हैं वहाँ टीकाकरण हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड में फिर जो बच्चे छूटे रहेंगे तो उनको और पिलाया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड था मसूरी में हम रैंडम सैम्पलिंग जो RT-PCR है उसको थोड़ा नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को देखते हुए सैम्पलिंग भी बहुत ज़रूरी है। सैम्पलिंग के काम के लिए आज हमने होटल एसोसिएशन को बुलाया था मसूरी में और उनके स्टाफ को, उन सबको एक बार रैंडम के आधार पर हम उनके RT-PCR सैम्पलिंग कराना चाह रहे थे। इसमें होटल एसोसिएशन ने अश्योर किया है कि हम अपने स्टाफ की एक बार सैम्पलिंग जरूर करा लेंगे। तो ये पर्पज़ था दोनों। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव लाल, डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह परमार, डॉक्टर विपिन और डॉक्टर गुलशन कुमार धिंगरा के द्वारा लिखित टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की पुस्तक का विमोचन प्राचार्य प्रोफेसर सविता गहलोत द्वारा किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर सविता गहलोत ने कहा कि महाविद्यालय उत्तरकाशी के वनस्पति विज्ञान संकाय में एक सराहनीय कार्य किया है।
यह पुस्तक एक बहुत ही उपयोगी विषय पर लिखी गई है और आज के परिवेश में नई पीढ़ी को बहुत अच्छी तरह से वनस्पतियों का ज्ञान करने में मदद करेगी। विकासनगर के अंतर्गत बाईपास रोड में एक रुई फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में पुराने कपड़ों से रुई बनाने का काम होता था। आग लगने के बाद करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी सामने नहीं आई है। 2 गाड़ी है हमारी बड़ी गाड़ी, 2 गाड़ी लगा दी तो नुकसान का अभी कुछ नहीं है, आकलन करेंगे तब पता। किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये रुई का गोदाम था, रुई का गोदाम था और इसके यहाँ पर बार बार आगे लगती है। आप एटीएम साहब से कहिए तो साहब पे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर वही पुराना वाला है। आग लगने की वजह कुछ पता नहीं, अब ये बच्चे उनसे पूछेंगे, शॉर्ट सर्किट बताएंगे या जो भी बताएंगे तो वो तो देख के पता चलेगा। जहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है कि जगह उचित है ना, उचित नहीं है यहाँ पर। क्या कोई फायर विभाग से एनओसी ली गई थी इनके द्वारा? नहीं, एनओसी लेते ही नहीं है, एनओसी नहीं लेते हैं। इनसे कई बार पहले भी कह चुके हैं हम, अगर वही है जो पहले आग लगी थी अगर वही है तो इनको फिर, क्योंकि इतना रिस्की काम कर रहे हैं उसके बाद भी एनओसी नहीं ले रहे हैं तो ये एक घोर लापरवाही है। अब ये कहते हैं हमारा छोटा मोटा काम है रजाई गद्दे भरने का जी, तो इसलिए एनओसी नहीं लेते। कई बार इनसे कह चुके हैं हम तो एनओसी लेने के लिए, अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, नोटिस दिए दे देते हैं। ये आग कैसे लगी? इस फैक्ट्री में आग लगी है? बिजली से फैल से रुई की हाँ हमारी है। कितने का नुकसान हुआ है? 3 लाख का। हाँ अंदर से हाँ फाइबर बोर्ड से लेबर थी वो बाहर निकली है। तो किसी को कोई नुकसान हुआ है किसी तरह का? हाँ जो माल फुका से जो कितने लोग अंदर काम कर रहे थे उनको कोई नुकसान हुआ है? 5 लोग हैं इसमें। कितनी देर में गाड़ी आ गई आपके ऊपर काबू पाने के लिए? पानी वाली फायर ब्रिगेड पानी वाली तो अभी आई है। आग लगने कितने भाई फैक्ट्री पानी वाली गाड़ी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राय। आग लगी है, क्या कारण मानते हैं? ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है, बाकी ये लेबर जो है बीड़ी सिगरेट भी पीती रहती है और ये 2-3 दफ़े पहले भी आग लग चुकी है रुई के गोदाम में। कायदे में तो इसको बंद होना चाहिए, पर फायर ब्रिगेड को 1 घंटे पहले सूचित कर दिया गया था। उसके 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची है, जब तक विकराल रूप धारण कर लिया था आग ने और अब वैसा आग पर काबू पा लिया गया है। पर ये इतनी घोर लापरवाही जो है प्रशासन की नहीं होनी चाहिए। सरोवर नैनीताल में स्नोव्यू वार्ड सभासद पुष्कर बोरा और सामाजिक कार्यकर्ता खुशहाल सिंह रावत के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अक्टूबर महीने में हुई जल प्रलय आपदा के कारण आलमा काटेज बिड़ला मार्ग पूरी तरह धराशायी हो गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कल 2 जनवरी को दर्जनों क्षेत्रवासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं, क्षेत्रवासियों ने ठाना है वोट देने नहीं जाना है के नारे लगाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मार्ग को बनाने के लिए अभी अपने घर से इस लड़ाई को सड़कों पर उतारा है। अगर शासन प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो आमरण अनशन से लेकर किसी भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे सामने खड़े हैं, मेंबर साहब ने इस बात को बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया था। बोर्ड की 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग थी हमारी, 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में भी उनको उठाया था। उसमें भी उन्होंने कहा था इसका प्रस्ताव भेजा है। तो आज तक 4 दिसंबर की बात हो चुकी है। ये 4 दिसंबर से आज 4 जनवरी आने को है, आज 2 जनवरी हो चुकी है। मतलब ये समझिए कि 1 साल बीत चले गया। पिछले साल से अभी तक इस सड़क का कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क अगर इस सड़क को नहीं सुनी गई तो उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।